हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 11वीं क्लास है हमारी, भारतीय अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारे ये। और इसी चैप्टर नंबर सेकंड के अंतर्गत आपको ज्ञात होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को आपको पढ़ा दिया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? सर्विस सेक्टर वगैरह, क्षेत्र, प्राइवेट, निजी, मिश्रित क्या होती है, योजना, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ लिए थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके आपका हम आगे करके इन सबको देखेंगे कि क्या है, सहायिका क्या है, सब्सिडी क्या है, कीमत क्या है, ये सारी चीजों को हमने देख लिया। तो अब जो है हम बेसिकली थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ग्रोथ रेट भी हमने देख ली कि क्या कुछ ग्रोथ है। आज हम बात करेंगे इसमें आपका उद्योग और व्यापार की। हम लोग इसमें बात करेंगे कि उद्योग और व्यापार में क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसको हम लोग आपका देख लेते हैं और इस पर हम लोग आपका एक एक करके थोड़ा सा बात करें। चलिए, अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उन्हें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। कह रहे हैं जितने भी आपका अर्थशास्त्री हैं वो क्या मानते हैं कि अगर कोई आपका पुअर कंट्री है वो डेवलप कैसे होगी। तो उन्होंने एक प्रोसीजर बताया, एक प्रोसेसमेंट बताया है कि किसी भी राष्ट्र को डेवलप करने के लिए अच्छा इंडस्ट्रियल क्षेत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी इंडस्ट्री है तो ही आप डेवलप हो सकते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और अगर आपके पास इंडस्ट्री है वो आपका रोजगार उपलब्ध कराती है। यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी है। आधुनिकीकरण और समग्र वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक पर अत्यधिक बल दिया जाता है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योगी थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। कैसे थे? इन सब क्षेत्रों तक ही बहुत सारे उद्योग जो थे वो आपका सीमित यानी कि लिमिटेड थे। ठीक। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा इस्पात है। कह रहे इन जगह क्या है? सब जगह आपका लोहा इस्पात है। ठीक। सुप्रबंधित फर्में थी। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है जिनमें विविध प्रकार के उद्योग। क्या करना है? हमें बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करना है जिनमें बहुत सारे प्रकार के उद्योग हमको देखने के लिए मिले, उनको हमको आपका डेवलप करना है। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक और आपका निजी क्षेत्र के कुछ चीज हैं। हमारी नीति निर्माताओं ने सक्षम एवं बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होनी चाहिए, कि हमें इनकी भूमिका का पर गौर करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिक के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु निवेश करने के लिए अपेक्षित आपका पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार नहीं था जिसमें उद्योगपति मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यदि उनके पास ऐसा करने की पूंजी थी, इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने में आपका भूमिका भी निभानी पड़ी। क्या करना पड़ा? कि उनको प्रोत्साहन करना पड़ा।
इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर रहने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था पर बड़े और भारी उद्योग नियंत्रण करेगी। कह रहे इकोनॉमिक्स में उन्होंने कोशिश कि हम लोग जो हमारी ग्रोथ है, जो सरकार है, क्यों ना हम जो अपने हमारे बड़े और हैवी इंडस्ट्री हैं उनको हम मेनली फोकस करें। अगर उनको फोकस करेंगे तो ही हम जिस डेवलपमेंट की प्रोसेस को बात करते हैं, इस डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, उसी के सही मायने पर हम लोग पहुंच पाए। चलिए पर देखिए, चलिए इसका अर्थ है कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, और यही कारण है कि जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, सरकार ने आजादी के बाद मिक्स इकोनॉमी अपनाकर उन पर अपनी होल्डिंग रखी और 1991 के बाद उनको धीरे धीरे आपका रिलीज करने की सरकार ने कोशिश की। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणीय भूमिका निभाए। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में 1956 भारी नियंत्रण रखने पर सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव था, 1956 में अंगीकृत किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही समाज में समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया था। क्या किया था? उसी का आधार प्रयास किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार भारी उद्योग को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग, जिसमें वे उद्योग शामिल थे जिन्हें सरकार का अन्य स्वामित्व था। दूसरे वे वर्ग जिनमें उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, परंतु इनमें नई इकाइयां शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। अगर आपको कोई भी नई यूनिट शुरू करनी है तो नई इकाई के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल थी। या कौन रिस्पॉन्सिबल था नई इकाई के लिए? तो स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आपका आते थे, यानी कि जिनको हम आपका प्राइवेट सेक्टर में आपका उनको रखते थे, वो सारे सेक्टर इसके अंतर्गत थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योग का एक वर्ग भी था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पत्ती के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योग को तभी तक अनुमति नहीं दी गई जब तक सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं लिया गया। क्या नहीं लिया गया? इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक को प्रस्तावित करने के लिए उद्योग के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लगाया गया है। तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था, लेकिन इसके अतिरिक्त उन इकाइयों में कुछ रियासतें जैसे कर का लाभ, प्राशुल्क बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देना था। कैसा था? क्षेत्रीय असमानता। आप कहेंगे सर हम तो बात करें इक्वालिटी की, यहाँ तो अनइक्वालिटी आ रही है। क्षेत्रीय समानता को, ना कि असमानता। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय आपका समानता को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य था। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना था। चलिए, वर्तमान उद्योग को उत्पादन या विविध प्रकार की उत्पादन किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। अगर आपको कुछ डाइवर्सिटी वाली चीजों का प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ आप जानते हैं कि लाइसेंस सिस्टम था। बिना लाइसेंस सिस्टम के किसी को कुछ मिलना बड़ा मुश्किल सा लगता था। ठीक है, इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की सेवा आर्थिक विकास द्वारा उपेक्षित अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में ना हो, उत्पादन बढ़ने का लाइसेंस केवल तभी दिया जा सकता है जब सरकार को इस बात से आश्वस्त होती है अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। कैसी है? बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति आपके कार्य समिति। बहुत बार पूछा जाता है कि लघु उद्योग, ये देखो कार्य समिति 1955 में आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि कार्य समिति किससे संबंधित है। तो ग्राम और लघु उद्योग यानी कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से 1955 में बनी थी कार्य समिति। इस बात की संभावना पर विचार किया गया था कि ग्राम विकास को कैसे प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्ति में दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में है। कि आप कैसे डिफाइन करोगे कोई इंडस्ट्री आपका लघु इंडस्ट्री है तो उसमें कैटेगरी बताइए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसी के बेसिस पर है कि आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। इस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को ही हमने क्या कहा है, आपको पता होना चाहिए। इसी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को हमने कह दिया है, लिमिट सेट करिए उसको एमएसएमई इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा बदलती रहती है। 1950 में औद्योगिक उपाय में कहा गया था कि जो 5 लाख रुपए के अधिकतम निवेश करती है, अभी कितना है 5 लाख, और आज कितना है एमएसएमई में, कहीं 1 करोड़ है, कहीं 250 करोड़ तक जा रहा है। तो सोच के देखिए क्या स्थिति बदल रही है, तो ऑब्वियस चीजें आपकी चेंज हो रही है। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, उन्हें बड़े पैमाने पर उद्योग की अपेक्षा श्रम की उपयोग अधिक किया जाता है, अंततः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं, लेकिन बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि लघु उद्योग के विकास में बड़ी फर्मों के लिए उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। उद्देश्य के लिए अनेक उत्पाद को लघु उत्पाद के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह है कि इकाई उन वस्तुओं पर विनिर्माण का योग है और अन्य रास्तों को दी जाती हैं, जैसे कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज दरें, ये सारी चीजें इन पर आपका डिपेंडेंट होती है। 2025 की व्यापार आयात प्रतिस्थापन, तो 2025 की व्यापारिक नीति को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अब कैसी है हमारे 24-25 में, किन चीजों को रखा गया है, इन चीजों के आधार पर है। तो 2.5 यूनिट में हम इस तरीके से कुछ हमारे जो यूनिट मतलब जो हमारा ट्रेड चल रहा है कुछ इस ट्रेंड से मिलता हुआ है। क्लियर है? तो उन्हीं पॉलिसी, ऐसे नहीं कि बिग चेक पॉलिसी पढ़ रहे हैं, लेकिन किन किन चीजों को उन्होंने ध्यान पर रखा है उन सारे पॉइंट आउट पढ़ेंगे। तो एक बार पीछे जितना हमने पढ़ा है, किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषताओं को अंतर्मुखी व्यापार थी, लेकिन शुरुआत में हमने अंतर्मुखी व्यापार पर ही बेसिकली ध्यान देने की कोशिश की। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा गया। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन की पूर्ति करना। उदाहरण के लिए विदेशों में निर्मित वाहन का आयात स्थापित स्थान पर भारत में ही निर्मित उद्योग को प्रोत्साहन करना, कि जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम क्यों ना उन्हीं कंपनी को बोलें भैया जब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको जमीन देते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए और आराम से बेचिए, टैक्स भी कम लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ आएंगे पैसा आएगा, किसी जगह को वो आपका डेवलप करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आपका रोजगार मिलेगा, इंजीनियर वगैरह कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलेंगी, वहीं हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत कुछ डेवलप होगा। तो इस चक्कर में क्या कर रहे हैं कि भैया अब आपको जो भी करना है भारत में रहकर उन सबको अच्छे से करिए, और सरकार उनके लिए प्रोत्साहन पूरा उनकी कोशिश है गवर्नमेंट की कि चीजें मिले। इस नीति के अनुसार
सरकार विदेशी स्पर्धा से घरेलू उद्योग की रक्षा करनी चाहती है। आयात संरक्षण में दो प्रकार के हैं, एक प्राशुल्क कोटा और प्राशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्राशुल्क लगाने में आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर प्राशुल्क लग गया और जब आप उसको अपने देश में मंगाओगे महंगी हो जाएगी। महंगी इन द सेंस, मान लीजिए कोई वस्तु आपका 90 रुपए की आई, आपने इसमें 50 रुपए प्राशुल्क जोड़ दिया तो कितने की होगी? 140 रुपए की। वस्तु थी कितने की? 90 की। हो कितने की गई? आपका 140 की। कितना ऐड हुआ? तो आप कहेंगे सर सीधा 50 रुपए ऐड हो रहा है इसमें तो। ठीक है, तो ये 50 रुपए क्या है? प्राशुल्क। और इसी प्राशुल्क की वजह से चीजें कैसी हो गई? आपका महंगी हो गई। तो ये हमको आपका देखना है, इन पर हमको आपका बात करना। ठीक है, जो वस्तुओं का प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, कोटे को मात्रा में आपका निर्दिष्ट करती है, जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्राशुल्क और कोटे का प्रभाव होता है कि उन्हें आयात प्रतिबंधित हो और उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों की रक्षा करे। और देखिए बेसिकली ये टैक्स क्यों लगाया जाता है? होता क्या है, मान लीजिए आपने जो चीज 90 रुपए की ली है, भारत में वही चीज 120 रुपए की हो। अब ये जो हमने मंगाई है, जो हमने इंपोर्ट की है वो महंगी है, और जो हमारे देश में सेल्फ इंजीन भाव के डीजे से जो भारत में ही बनी वो 120 रुपए की है। तो लोग किसको खरीदेंगे? लोगों की डिमांड ये होगी, ये आपका बिकेगी ही नहीं, तो घर का उद्योग चलेगा नहीं और बाहर से हम मंगाते चले जाएंगे। ऐसे में क्या होगा? ये सेक्टर पूरा बर्बाद। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी पे 50-40 रुपए आपका प्राशुल्क लगा देगी। ठीक है, तो ये कितने की हो गई? 130 रुपए की होगी मान लीजिए, और ये कितने की है? 120 की। तो लोग किसको खरीदेंगे? ज्यादातर किसको खरीदेंगे? जिनको विदेश का माल खरीदना है वो आपका ये खरीदेंगे, या 50 रुपए लगा दे तो ये 140 हो जाएगी। तो अब वेरिएशन आ जाएगा कि भैया हम बाहर की खरीदेंगे देश की। तो ऐसे में क्या होता है, घरेलू उद्योग का संरक्षण भी हो जाता है प्राशुल्क से, सरकार को अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, चीजें आयात भी होती हैं, दूसरे के साथ हमारे संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। तो सरकार इस तरीके से उन सबको आपका मैनेज करने की कोशिश करती है। अब है संरक्षण की नीति धारणा पर आधारित है। विकासशील देश के विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं थी। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योग का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ ही प्रतिस्पर्धा करना भी लगेगा। हमारे योजनाकारों को यह आशंका थी कि आयातित प्रतिबंधों को लगाया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं में आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने की संभावना बढ़ जाती। 1980 के दशक में मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? कोई भी किसी प्रकार का जो गंभीर विचार था वो आपका नहीं किया गया था। औद्योगिक विकास की नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। कैसी रही हैं? वस्तुतः उल्लेखनीय। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जीडीपी का अनुपालन 1951 से लेकर आपका इधर 13% तक 1991 में 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योग में हिस्से की बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 6% वार्षिक दर की प्रशंसनीय रही। भारतीय सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के कारण ही विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योग में संवर्धन उन क्षेत्रों के अवसर आपका प्राप्त करना था जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्म का प्रवेश करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में ही विदेशी उद्योग का विकास हुआ
जिनका विकास अन्य में संभव नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उद्यमों का निष्पादन की कड़ी आलोचना की। कैसे की है? निष्पादन की कड़ी आलोचना। चलिए, इतना ही रखते हैं फिलहाल। तो अब आपको प्राय शुल्क वगैरह परफॉर्मिंग में क्यों आपका दिक्कत हो रही है, इन सबको हम लोगों ने इसमें अच्छे से देखे। तो एक बार पूरा थोड़ा सा देखा है और आप थोड़ा सा यहाँ देखिए कि क्षेत्र में क्या हिसाब रहा है। मैं फिर आगे बढ़ूँ। ये हमारा एग्रीकल्चर है, ये हमारी इंडस्ट्री है, ये हमारा सर्विस सेक्टर है। 1950 में इतने % लोग इस पर डिपेंडेंट थे, फिर 1991 के बाद इतना। अब सबसे बड़ा औद्योगिक सेक्टर अगर कोई है तो वो आपका सर्विस सेक्टर है, और अब तो इसकी डिपेंडेंसी और भी बढ़ गई है और ये लगभग 18% जीडीपी में योगदान कर रहा है। ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लगभग आपका 32 के आसपास ही पहुंच गया है। ये सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इनकम जनरेट होती है वो आज भी उद्योग से। क्लियर है? और थर्ड सेकेंड नंबर पर है आपका आपका सर्विस सेक्टर। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना। चलिए पर बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है, आप ढूंढ के आइए। उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है जिसमें आपकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।